नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस से राहुल गांधी की नफरत कोई नई नहीं, लेकिन आज राहुल गांधी ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी बॉस। नरेंद्र मोदी से राजनीतिक विरोध तो समझ में आता है, लेकिन पर्सनल जाकर अटैक करना और ऐसी ऐसी बातें देश के प्रधानमंत्री के लिए कहना जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए कि बाप रे बाप क्या ही कह रहे हैं। ऊपर से भाषा भी तू तड़ाक वाली। राहुल गांधी ने जैसी बातें आज की हैं, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को बंच ऑफ जोकर्स कहा। यह कहा कि नरेंद्र मोदी रात को सोता नहीं है। सोते नहीं, कह रहे हैं कि मोदी रात को सोता नहीं है, उसके कुछ छिपे हुए कारण हैं। अमित शाह के लिए उन्होंने कहा कि वो तड़ीपार संसद में नहीं घुस पाया। राहुल गांधी एक तरह से यह भी कह रहे थे कि जो उनका समर्थन न करे वो कायर है। बीजेपी और आरएसएस को कायरों की सेना बता दिया। यह भी आरोप लगाया कि देश में सिख, मुस्लिम, हिंदू को अपने भगवान की बात करने पर रोक है। राहुल गांधी के मंच से इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का भी अपमान किया गया। मतलब ऐसी ऐसी बातें कि आप सोचकर सुनकर हैरान रह जाएंगे। और यह उस नेता की लैंग्वेज है बॉस, जो देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। कम से कम इसी पद का लिहाज रख लेते राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी अलग ही दुनिया में है। उनको लगता है मैं कुछ भी बोलूं, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। राहुल गांधी ये सब क्यों कर रहे हैं, इसकी असल वजह भी आपको बताऊंगा। हालांकि राहुल गांधी अकेले नहीं है, पूरा इंडी हार की हताशा में तमाशे पे तमाशा किए जा रहा है। और आप उस तमाशे का लेवल देखिए। संसद के बाहर राहुल गांधी के लोग एक खिलौने वाला बंदर लेकर आ गए और उसमें भी नरेंद्र मोदी को लेकर नारे लगाने लगे। लोग देखकर पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को अब गालीबाजों का नेता बनने का चस्का चढ़ा है? क्या इंडी गठबंधन का बस यही मोटिव है कि कैसे नरेंद्र मोदी को गाली दे दो? क्योंकि जंतर मंतर में इन्होंने गालीबाजों को देखा जो पीएम मोदी को गाली दे रहे थे, वायरल हो रहे थे। राहुल गांधी की आज की लैंग्वेज सुनकर लोगों को लग रहा है कि जंतर मंतर के गालीबाजों का खुमार उनके सिर पर भी चढ़ गया है। उनको लग रहा है कि पीएम के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलूंगा, कूल लगूंगा, जेनजी के बीच थोड़ा बहुत जो गालीबाजों का वर्ग है उनको अपना नेता मानने लग जाएगा। या फिर राहुल गांधी क्या फ्रस्ट्रेशन की अपर लिमिट क्रॉस कर गए? आज देश की पॉलिटिक्स के इस शर्मनाक कांड का अध्याय खोलूंगा, लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। अमित शाह वो भाग गया। नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। The bunch of clowns. क्या वो मदारी लोग हैं क्या? राहुल गांधी भगोड़े हैं। देखिए, राहुल गांधी जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उसे सुनकर लोग यही कह रहे हैं कि ये तो जंतर मंतर के गालीबाजों वाली भाषा की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे ही अगर राहुल गांधी बोलते रहे और उन्हें टोका नहीं गया तो फिर लोग कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि राहुल गांधी और जंतर मंतर के गालीबाजों की लैंग्वेज में कोई ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। आप सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री के लिए देश का नेता प्रतिपक्ष किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। सुनिए राहुल गांधी को कितने पर्सनल लेवल पर जाकर वो अटैक कर रहे हैं। हाथ मिलाने का ऑर्डर दे दो, चलो सिंपल कर देते हैं। फ्रेंडली जेस्चर, हाथ मिलाने का ऑर्डर कर देते हैं। हाथ मिलाने का ऑर्डर दो। Our job is very simple. And we can drive them crazy. इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए
पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। वाई? बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर फीलिंग इंडियाज एक्सप्रेशन। और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। आप इनकी लैंग्वेज देखिए बॉस, इनके और नरेंद्र मोदी के बीच कम से कम 20 साल का फर्क है बॉस, 20 साल। और भाषा कैसी तू तड़ाक की कि मोदी सो नहीं पाता है, अमित शाह घुस नहीं पाया संसद के अंदर, जैसे सब इनसे छोटे हों उम्र में, और कह रहे हैं कि मैं इनको पागल बना के छोड़ दूंगा। बॉस, आपकी हरकतें देखकर, आपकी बातें देखकर ऑलरेडी देश की जनता पागल हो रखी है कि ये चल क्या रहा है। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी रात को सो नहीं पाते, उसके हिडन कारण है, देख रहे हैं हिसाब किताब। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे वो सो नहीं पाएंगे। इस्तीफा क्यों चाहिए? चुनाव में नहीं हरा पाइएगा, चुनाव में नहीं हरा पाइएगा, ये सब कीजिएगा तो और नहीं हरा पाइएगा। आप देखिए कि इनकी लैंग्वेज का लेवल कहां चला गया है। पागल कर दूंगा, मोदी रात में सोता नहीं है, अमित शाह गायब हो गया, तड़ी पार, जो मन में आया राहुल गांधी वैसी भाषा बोल रहा है। कल को जेनजी जो जंतर मंतर पर गाली दे रहा था, वो इनको देखेगा तो क्या सोचेगा कि जब देश का नेता प्रतिपक्ष ऐसी भाषा बोल रहा है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। और सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही नहीं, राहुल गांधी पूरी बीजेपी, आरएसएस सबको उल्टा सीधा बोले। कायरों की सेना कह रहे हैं, बंच ऑफ क्लाउन्स कह रहे हैं, जो लोग नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं उन्हें भी कायर कह रहे हैं। राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते क्यों नहीं। सुनिए एक बार। A lot of people in India have been behaving like cowards. So many people. They've been behaving like cowards against this cowardly force. Now I can understand if you are fighting the British Empire and suddenly you say, I'm feeling a bit scared. But you're fighting a bunch of jokers. How can you feel scared? You're literally, please understand, you're literally fighting a bunch of jokers, clowns, right? Who have no idea about our philosophy, no idea about our history, right? They're a bunch of clowns. राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी बंच ऑफ जोकर्स हैं। उनसे लोग क्यों डर जा रहे हैं? जो डर रहे हैं वो कायर है। अगर वो बंच ऑफ जोकर्स हैं तो पब्लिक पलट के आपसे पूछेगी कि आप बंच ऑफ जोकर्स को भी नहीं हरा पा रहे, 12 साल से बाहर बैठे हैं। बंच ऑफ जोकर्स के खिलाफ आपकी 40-45 सीट आई थी, बहुत हाथ पैर मारे, भ्रम फैलाया, झूठ फैलाया कि भाई आरक्षण रद्द हो जाएगा अगर बीजेपी की 400 सीटें आ गई, तब भी आपकी 100 पार नहीं हुई। बंच ऑफ जोकर्स के खिलाफ आपका यह हाल है। पब्लिक आपसे पूछेगी बॉस कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं फिर। लेकिन राहुल गांधी का यही फंडा है, अगर कोई उनके साथ है तो वो बब्बर शेर है, जो उनके साथ नहीं है वो कायर हो गया, जो पीएम मोदी के साथ है वो अंधभक्त हो गया। पब्लिक आपको कैसे चुनेगी बॉस? आप तो लोकतंत्र में ढेले भर का इसका मतलब विश्वास नहीं रखते। जो आपके साथ है वो बब्बर शेर, जो नहीं है वो कायर। राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस को जोकरों का झुंड बता रहे हैं। जिन्हें आप ये सब बोल रहे हैं उनसे 100 चुनाव आप हार चुके हैं। आपको पब्लिक सेलेक्ट करने की बजाय बंच ऑफ जोकर्स को सेलेक्ट करती है, जो आप कह रहे हैं सो कॉल्ड बंच ऑफ जोकर्स। पब्लिक को लगता है कि बंच ऑफ जोकर्स को सुन लेंगे लेकिन इस आदमी को नहीं चुनेंगे, राहुल गांधी को। सोचिए आपका लेवल कहां होगा फिर। और इसी फ्रस्ट्रेशन में कि इतना कर रहा हूं फिर भी मोदी को हरा नहीं पा रहा, यह पब्लिक तक को कायर बोल रहे हैं। आप देखिए राहुल गांधी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है, जिसकी दुनिया भर में चर्चा है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल चुके हैं। कोई मोदी को बॉस बता रहा है, ट्रंप तारीफ कर रहे हैं, पुतिन तारीफ कर रहे हैं,
अलग अलग जगहों पे इसकी चर्चा हो रही है, अंग्रेजी अखबारों में, अलग अलग विदेशी अखबारों में उसकी चर्चा हो रही है। उस विदेश नीति का राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी ने मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को गले लगाकर यह बताया कि पीएम मोदी विदेश के नेताओं से ऐसे ही गले मिलते हैं। लेकिन पीएम मोदी की नकल करने के चक्कर में राहुल गांधी के इसी मंच पर महाब्लंडर भी हुआ, क्योंकि इस चक्कर में इटली की पीएम मेलोनी का नाम घसीट लिया गया। पीएम मोदी के साथ साथ मेलोनी पर भी अभद्र टिप्पणी की गई। आपका सिर शर्म से झुक जाएगा उस मंच पर इस देश के प्रधानमंत्री और एक दूसरे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कैसी बात चल रही है। देखिए आप। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। ईरान हमारा पुराना दोस्त, अमेरिका हमारा दोस्त, रशिया हमारा दोस्त। चलो भैया हम रेलेवेंट बन जाते हैं, इनकी दोस्ती बनाते हैं। हुआ क्या? नहीं हुआ क्या, पाकिस्तान ने हमें जगह उठा के ले गया। जो मीडिएटर पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान, मोदी जी देखते रह गए। ये हुआ क्या भाई? ये कैसे हुआ? अब क्या हुआ? अभी ये मीडिया वाले आपको बता नहीं रहे। मुझे मालूम है आजकल भैया, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। आप सोचिए किस तरह की बातें चल रही हैं इस मंच पर कि पीएम मोदी सबसे जाकर गले मिल लेते हैं और संदीप दीक्षित आके मजाक उड़ा रहे हैं कि मेलोनी समझ के गले तो नहीं लगाया था। मतलब एकदम ही लेवल गिरा दिए हैं बॉस। कल को सोचिए ये विजुअल इटली भी पहुंचेगा, दूसरे देशों में भी जाएगा कि देखिए कैसी कैसी बातें होती हैं। नेता प्रतिपक्ष इंडिया का ऐसी बात बोल रहा है, उसके मंच पे ये सब चल रहा है। क्या इज्जत रह जाएगी देश की? और राहुल गांधी ने संदीप दीक्षित को मना भी नहीं किया कि नहीं आप गलत बात कह रहे हैं, ऐसा मत बोलिए। कह रहे हैं मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा। क्या स्तर है बॉस। और आप सोचिए नरेंद्र मोदी विदेश गए, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से अगर मिल रहे हैं, उनकी दोस्ती है, तो गले ना मिले, उसको कोहनी मार दें, क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं। और 3 दिन के दौरे में क्या दिन भर गले ही मिलते रहते हैं? इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल देखिए, क्योंकि ये सोचते हैं कि जैसे कल इन्होंने कहा कि अमित शाह क्या बोलेंगे ये डिसाइड करेंगे। इनके अंदर ये राजा वाली सोच घुसी हुई है कि मैं तय करूंगा कि संसद में चर्चा क्या होगी, कब होगी, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन क्या बोलेगा, मीडिया मुझसे क्या पूछेगा, मोदी विदेश जाएंगे तो कैसे मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे। इनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को पहले वाले रिमोट से चलने वाले पीएम जैसा बिहेव करना चाहिए कि ये इधर से बटन दबाएं और मोदी जाएं और उधर वैसा ही व्यवहार करें। और मोदी इनका लोड लेते नहीं। 12 साल से वो अपने हिसाब से विदेश नीति चला रहे हैं, तो इसी में ये लोग सक पकाए हुए हैं। इनको लगता है कि पब्लिक देखती है कि मोदी के सबसे अच्छे संबंध हैं, तो मोदी को क्यों लेकर नाम हो जा रहा है, तो उसको किसी तरह से डिफेम कर दो। कह रहे हैं पाकिस्तान जाके मीडिएट कर दिया है ईरान और अमेरिका के बीच में। आप इनका मतलब खबरों की समझ का लेवल देखिए। मीडिएशन हो गया, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म हो गया, समझौता हो गया। पाकिस्तान की थू-थू हो रही है कि इतना तलवा चाटे ट्रंप का, इतना हीरो बन के गए कि मैं मीडिएशन कराऊंगा। दोनों ने, ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान को कोहनी मार दी। ये क्या चाहते थे? भारत की भी यही स्थिति हो। लेकिन राहुल गांधी की नजर में मीडिएशन हो चुका है। इनके हिसाब से विदेश नीति की समझ यही है कि पाकिस्तान की तरह हर जगह लबड़ दबड़ करके जाओ और कूद जाओ और फिर बेइज्जत होके आ जाओ।
आप सोचिए कि दूसरे देश की एक महिला प्रधानमंत्री का भी मजाक उड़ा दिया और राहुल गांधी ने उस चीज को रोका तक नहीं, कमेंट को एंजॉय किया। और यह सिर्फ दूसरे देश की महिला प्रधानमंत्री की बात नहीं है, महिलाओं को लेकर इनकी सोच और दृष्टि क्या है यह दिखाता है। जो कह रहे थे ना कि पीएम मोदी रात रात भर सोते नहीं हैं, सबसे गले मिलते हैं, अगर सबसे गले मिलने का उदाहरण ही देना था तो ट्रंप का दे देते, पुतिन का दे देते, क्यों एक महिला प्रधानमंत्री का ही बोले? देश की लाखों करोड़ों महिलाएं आहत हुई होंगी यह बात सुनकर। आज यह सम्मान है महिला का, एक महिला नेत्री है इटली की, अगर वो कुछ बन गई हैं, अगर रील थोड़ा सा लाइटर नोट पे डाल दे रही हैं तो इसका मतलब यह है कि कुछ चल रहा है। क्या है बॉस? और जहां तक नरेंद्र मोदी के गले मिलने वाली डिप्लोमेसी की बात है, राहुल गांधी किस मुंह से बोल रहे हैं बॉस? राहुल गांधी तो खुद नरेंद्र मोदी के गले पड़ गए थे संसद के अंदर। आपको लोकसभा का सीन याद है, जब राहुल गांधी ने लोकसभा में पीएम की सीट पर जाकर उनको जबरदस्ती गले लगा लिया था और फिर अपनी सीट पर आकर आंख मार रहे थे। डिप्लोमेसी में तो कई देश के नेताओं को गले मिलते देखा गया है, लेकिन संसद के अंदर यह तमाशा पहले नहीं देखा गया था। आप गले मिल रहे हैं तो क्या यह तस्वीर देश भूल जाएगा? ये गले मिल रहे हैं तो मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत बांट रहे हैं। नरेंद्र मोदी डिप्लोमेसी में किसी से गले मिलने तो विदेश नीति बेकार कर दी। और ये राहुल गांधी गले मिले थे तो पोस्टर छपवाए गए थे कि नफरत से नहीं प्यार से जीतेंगे। ये देखिए पोस्टर छपा था। ये वही लोग हैं जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन इनके मन में नरेंद्र मोदी के लिए इतनी नफरत है ना बॉस कि इनका बस चले तो आज ही नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतार कर वहां बैठ जाएं। और इनको यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यह काम ये नहीं कर पा रहे। 3-3 बार नरेंद्र मोदी से हार कैसे गए चुनाव, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि हमको कैसे वहां से कोई हटा दिया। 12 साल का यह फ्रस्ट्रेशन बढ़ते 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 आज इस लेवल पर आ गया कि ये लोग ऐसी ऐसी बद्दी बद्दी बातें कर रहे हैं। पहले तो इन्हें गले लगना बहुत अच्छा लगता था, गले लगने के पोस्टर छपवाते थे, बताते थे कि हमने मोहब्बत की दुकान खोली हुई। लेकिन बाद में इन्हें गले लगने से इतनी दिक्कत होने लगी कि आप देखिए कि इनकी रैली में कोई गले लगने आता है तो उसकी पिटाई हो जाती है। राहुल गांधी की रैली में लड़का आके गले मिल लिया, उनका गार्ड उतरा, मार दिया लपड़। और जैसे राहुल गांधी आज संदीप दीक्षित को नहीं रोक पाए मेलोनी का अपमान करने से, वैसे उस लड़के को नहीं रोका, उस सिक्योरिटी गार्ड को नहीं रोका। यह कैसे मार दिए जे तुम, गले ही तो मिला है। और मिल के चला भी गया था, ऐसा नहीं था कि गले पड़ा हुआ था। राहुल गांधी पहले अपना डाउट क्लियर कर ले कि गले मिलने से अच्छा होता है बुरा होता है। इधर राहुल गांधी ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी, उधर बीजेपी भी राहुल गांधी पर भड़क गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी पागल हो गए। सब तरफ से वैसी ही भाषा चल रही है, देखिए वो क्या बोले। देखिए, जो आदमी मानसिक दिवालियेपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए, जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है। और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी भी ऐसी ऐसी बातें कहती है, लेकिन अब बीजेपी के सपोर्टर के मन में भी यह सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी हर बार हर लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, बीजेपी उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? क्या सिर्फ उन्हें चुनावी एसेट की तरह इस्तेमाल कर रही है कि ये जितना गाली देंगे उतना हमको फायदा होता है? आप खुद देखिए, राहुल गांधी विदेश जाते हैं, हर बार कहा जाता है कि वहां भारत के खिलाफ साजिश करके आते हैं, कभी कोई एक्शन हुआ? इनकी दोहरी नागरिकता का मामला कोर्ट में है, खत्म हुआ? नेशनल हेराल्ड का केस कभी खत्म हुआ? रॉबर्ट वाड्रा पर केस हुआ, कुछ एक्शन हुआ? बीजेपी का कोर वोटर भी फ्रस्ट्रेट आ रहा है कि राहुल गांधी हर बार लिमिट पे लिमिट क्रॉस करते हैं, इन पर बीजेपी एक्शन क्यों नहीं लेती अगर कहती है कि ये जो है वो देश के खिलाफ साजिश करते हैं?
चल रहा है। राहुल गांधी हालांकि जिस तरह से भड़के हुए हैं उसमें एक कारण यह भी हो सकता है कि कोर्ट में उनकी फाइलें खुल रही। आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है। राहुल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ईडी और सीबीआई जांच वाले आदेश को चुनौती दे दी है। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया। इसी शिकायत के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में सीबीआई और ईडी को कानून के तहत आरोपों की जांच और सत्यापन की अनुमति दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि जांच के दौरान किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो जांच एजेंसियां कानूनी दायरे में रहते हुए उचित कदम उठा सकती हैं। आरोप है कि राहुल गांधी ने पिछले 22 सालों में 54 विदेश यात्राएं की, जिन पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च हुआ। याचिकाकर्ता कह रहा है कि यह खर्च राहुल गांधी की घोषित आय से मेल नहीं खाता। 2024 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे में राहुल गांधी ने अपनी कुल संपत्ति करीब 20 करोड़ 39 लाख रुपए ही बताई थी। तो याचिकाकर्ता कह रहा है कि जिसकी संपत्ति ही 20 करोड़ की है वो 60 करोड़ की विदेश यात्रा कैसे कर रहा है। इसी मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, ईडी सीबीआई जांच कर ले, लेकिन राहुल गांधी ने उस जांच में सहयोग की बजाय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त को इस मामले की अब सुनवाई करेगा। राहुल गांधी जिस भाषा में आजकल बात कर रहे हैं वो भाषा और वो सोच उन्होंने पूरी कांग्रेस के अंदर भर दिया। इंडी वाले भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। आप देखिए कि संसद परिसर में आज क्या हुआ। कांग्रेस के सांसदों ने वहां गजब का तमाशा किया। वो खिलौना वाला बंदर लेकर पार्लियामेंट पहुंचे। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन इंडी वालों ने हाथों में खिलौने वाला बंदर लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद हाथ में खिलौने वाला बंदर लेकर प्रदर्शन करते रहे और इस दौरान सुप्रिया सुले और संजय राउत भी वहां मौजूद थे। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा की अगुवाई में इंडी वाले इस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, खुद भी हंस रहे थे और इनके मन में भी बात थी कि संसदीय गरिमा का मजाक उड़ा रहे। इस प्रदर्शन के जरिए इस सरकार पर सदन में आकर जवाब देने का दबाव बना रहे थे। ये सीधे प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहे थे। आप सुनिए प्रदर्शन के दौरान वो बोल क्या रहे थे। आप देख रहे हैं बॉस, देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा है 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र बाल नरेंद्र, और सब खड़े होकर एक साथ कह रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि यार हम क्या कर रहे हैं, चलो अंदर चर्चा कर लेते हैं, अमित शाह ने तो बुलाया ही है वहां पर चर्चा के लिए। पूरा संसद सत्र इसी तरह के रोज के तमाशे में गुजर गया। कभी राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर, कभी बाल नरेंद्र, कभी बंदर, कभी कुछ क्या क्या बोल रहे हैं, कर रहे हैं। राजनीति में गंभीरता की बातें होती हैं, संसदीय गरिमा नाम की एक चीज होती थी। यह सीरियसनेस है बहुत इन लोगों का। बच्चे की तरह इस तरह से कूदना, क्या यह प्रतिष्ठा की बात है? यह हम नहीं पूछ रहे हैं। पवन खेड़ा और दूसरे विपक्षी सांसदों की ऐसी हरकत पर खुद कांग्रेस के अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं। खुद कांग्रेस पार्टी के सांसद तारिक अनवर ने कहा कि यह सब नौटंकी संसदीय गरिमा के खिलाफ है। सुनिए वो कैसे कांग्रेस को ही आईना दिखा रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि हम लोगों को हमेशा जो सदन की और एक संसद सदस्य की जो गरिमा है उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसी सियासी ड्रामेबाजी पर एक कांग्रेसी दूसरे कांग्रेसी को तो नसीहत दे रहा है। बीजेपी के नेता भी इंडी वालों को मदारी बताने लगे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ऐसा करना शर्मनाक है। एक मनबढ़ू और सनकी नेता के कारण पूरे महीना क्या मजाक बना दिया। बांदर लेकर के आ रहे हैं, क्या बांदरों की टीम है? क्या वो मदारी लोग हैं क्या? छी 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 छी, कांग्रेस को डूब के मर जाना चाहिए। मदारी अपने आप को घोषित कर दिया, बंदर लेकर के आ रहे हैं, घुमा रहे हैं। इन्हीं सब हरकतों की वजह से पूरा सत्र बर्बाद हो गया। राहुल गांधी की जिद से संसद का पूरा टाइम हंगामे में चला गया। आज भी लोकसभा में कोई काम नहीं हुआ। कल से अमित शाह ने चैलेंज दे रखा है कि 3 बजे तक चर्चा कर लो। अमित शाह ने स्पीकर को चिट्ठी लिख दी। आज अमित शाह और पीएम मोदी दोनों सदन में मौजूद थे। वहां राहुल गांधी भी थे। अच्छा मौका था कि चर्चा शुरू करते, लेकिन वहां फिर हंगामा ही किए और लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। जो कह रहे हैं कि सदन में कब आएंगे बाल नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे।
अमित शाह वहां मौजूद थे, उसके बावजूद चर्चा नहीं हुई। सदन के अंदर यह सब चल रहा था, बाहर में भी ये लोग आपस में भिड़ गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम और गृहमंत्री राहुल गांधी से डर गए। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और राहुल गांधी को भगोड़ा बताया। राहुल गांधी भगोड़े हैं, राहुल गांधी खाली नेतागिरी करते हैं। और जहां तक सवाल है रांची का, वो तो मालूम हुआ है, एफआईआर हुआ है। मतलब वहां के गरीब बच्चे हैं, झारखंड के हैं, तो उनकी सुनवाई नहीं है राहुल गांधी के बाद। आज आए हैं वंदे मातरम गाने के लिए, आज आए हैं। पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट। पूरा संसद सत्र तो आपने चलने नहीं दिया, तो वो वहां आके बैठे रहते, और जब आए तब भी नहीं चलने दिया। और इनकी उपलब्धि क्या है, विपक्ष की उपलब्धि क्या है आपको पता है? पहली उपलब्धि कांग्रेस ने यह बताई कि उसने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संसद में आने ही नहीं दिया। यह इनकी उपलब्धि है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक को अगले सत्र तक टलवा दिया। तीसरी उपलब्धि बताई कि पीएम सीएम और मंत्रियों को ऑटोमेटिक बर्खास्त कर आप पद से हटाने का प्रस्ताव जो ला रहे थे, लेकिन वो भी टल गया। इनकी चौथी उपलब्धि एफसीआरए बिल जेपीसी में चला गया। पांचवी बड़ी उपलब्धि, बीजेपी ने 2/3 बहुमत जुटाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन डीलिमिटेशन बिल पास नहीं हो पाए। यानी देश के बड़े बड़े काम नहीं हो पाए, यह इनकी उपलब्धि है। और यह उपलब्धि क्यों है? जो पीआरएस का डेटा है इस सत्र को लेकर, आप देखिए कि क्या हालत रही है इस बार सदन के अंदर। आप देखेंगे कि अगर आप लोकसभा देखें और अगर आप राज्यसभा देखें, दोनों जगह कितना काम हुआ आप खुद सोचिए। बहुत देश का पैसा लगता है। जो प्रोडक्टिविटी रही, प्रोडक्टिविटी वो कितनी रही लोकसभा के अंदर? मात्र 15%। बॉस 15% की प्रोडक्टिविटी है, और राज्यसभा में 33%, 33%। कितने घंटे काम हुआ, कितने घंटे काम हो पाया भाई इन दोनों जगहों पर? पूरे सत्र में मात्र 17.5 घंटे लोकसभा में, और राज्यसभा में 37.5 घंटे के आसपास। प्रश्नकाल इतना महत्वपूर्ण होता है। प्रश्नकाल, देश की जनता जो है वो सोचती है कि उसके मुद्दे उठेंगे, बातें होंगी। लोकसभा में प्रश्नकाल का कामकाज का प्रतिशत रहा 1%, और राज्यसभा में 12% मात्र। और प्रश्नकाल चला कितनी देर? कितनी देर का प्रश्नकाल था? अगर आप देखेंगे लोकसभा के अंदर पूरे सत्र में 9 मिनट का प्रश्नकाल हुआ है। सोचिए आप, सिर्फ 2 सवाल का जवाब पूरे सत्र में मिल पाया। और बिल कितने पास हुए अगर आप देखेंगे इस पूरे सत्र में, जो बिल पास हुए, कितने सत्र में बिल पास हुए? 11 बिल पास हो पाए बस। वो उसमें भी 9 बिल बिना चर्चा के पास हुए, जिनमें एक भी सांसद जो है वो इन 9 बिलों पर बोला ही नहीं लोकसभा में। आप सोचिए संसद का कितना टाइम इन लोगों ने बर्बाद किया, और फिर अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। अगर प्रश्नकाल की परफॉर्मेंस के आधार पर देखें तो 2019 के बाद अब तक का सबसे खराब सत्र रहा, और ओवरऑल देखिएगा तो 2009 के बाद से चौथा सबसे खराब सेशन रहा है। आप देखिए कि इसी हंगामे के बीच संसद में कई बिल आए, लेकिन उनकी कोई बात तक नहीं हो पाई। इस सत्र में संसद में 12 बिल पेश किए गए। इसमें द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर बिल जो है वो पास हुआ। यह बिल लोकसभा में 14 मिनट में पास हो गया। सिर्फ 2 सांसद इस पर बोल पाए। यह नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल एंथम से जुड़ी एग्जिस्टिंग प्रोटेक्शंस का विस्तार करने वाला बिल था। वंदे मातरम के अपमान को भी कानून के दायरे में लाने का प्रावधान इसमें लाया गया। इसके अलावा द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, यह लोकसभा में 12 मिनट में पास हुआ, और इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं। यह ट्रिब्यूनल्स के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों की व्यवस्था में बदलाव करता है। नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन बनाने का भी इसमें प्रावधान। द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बिल, यह लोकसभा में मात्र 10 मिनट में पास हुआ। इस पर भी कोई चर्चा नहीं हो पाई। यह एनसीडीसी की फाइनेंसिंग और असिस्टेंस देने की भूमिका का विस्तार करता है। इससे कोऑपरेटिव्स को
अधिक क्षेत्रों में सीधे या इंटरमीडिएरीज के जरिए सहायता मिल सकेगी। द बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल लोकसभा में 5 मिनट में इस बिल पर जो है इसको पास किया गया और इस पर भी कोई चर्चा नहीं हो पाई। यह पुराने बैंकिंग एविडेंस कानून को डिजिटल बैंकिंग के हिसाब से अपडेट करता है। सर्टिफाइड इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंक रिकॉर्ड को अदालत में एविडेंस के रूप में अब स्वीकार किया जा सकेगा। द केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल लोकसभा में 5 मिनट में पास हुआ, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। केरल राज्य का आधिकारिक नाम केरला से बदलकर केरलम करने का इसमें प्रावधान है। केरल विधानसभा पहले इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित कर चुकी है। द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल लोकसभा में 5 मिनट में यह पास हुआ, इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। यह मिनरल राइट्स और माइनिंग लैंड पर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स और सेस को केंद्र की तरफ से तय सीमाओं के दायरे में लाता है। इसका मकसद माइनिंग सेक्टर में अलग अलग टैक्स को नियंत्रित करना है। एक और महत्वपूर्ण बिल द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल लोकसभा में 4 मिनट में पास हुआ और इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। यह सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अधिकतम संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करता है। द एमएसएमई डेवलपमेंट बिल लोकसभा में 3 मिनट में पास हुआ, इस पर भी कोई चर्चा नहीं हो पाई। इस बिल में एमएसएमई के इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर और पेमेंट्स को लेकर प्रावधान है। द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल लोकसभा में 3 मिनट में पास हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई। यह कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए टैक्स एग्जम्पशंस और टैक्स रूल्स में बदलाव करता है। डायमंड, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों पर भी इसके प्रावधान लागू होते हैं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स बिल लोकसभा में 2 मिनट में पास हुआ, इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। बर्थ या डेथ को 2 साल से ज्यादा देरी से रजिस्टर कराने पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अनुमति जरूरी होगी। इससे डिलेड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बदलाव होगा। सोचिए देश से जुड़े हुए कितने महत्वपूर्ण बिल थे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में ये सब बिल पास हुए। क्यों? क्योंकि विपक्ष लोकसभा में चर्चा ही नहीं होने दे रहा था। राज्यसभा में थोड़ी बहुत फिर भी चर्चा हुई, लेकिन लोकसभा में तो ना के बराबर चर्चा। और आपको पता भी ना चले अगर हम पाठशाला में ना बताएंगे ये सब बिल पास हो गया। ये इस देश में हाल कर दिया गया है, राजनीतिक स्तर कर दिया गया है। पाठशाला में अब अगला अध्याय, लाल किले पर आतंकी हमले को लेकर क्या बड़ा खुलासा हुआ। यूएन की रिपोर्ट में किसका नाम आ गया। पीओके में बवाल, उधर इमरान की मौत की खबर। पाकिस्तान में क्या नया गदर मच गया। पाकिस्तान की सऊदी और तुर्की से डील का खेल क्या, भारत ने पूरी तैयारी पूरी कर ली है क्या। अब इसका अध्याय। दिल्ली में 9 महीने पहले लाल किले पर जो ब्लास्ट हुआ था, उस आतंकी हमले को लेकर आज एक बड़ा खुलासा हुआ। इस आतंकी हमले को लेकर यूएनएससी में जो रिपोर्ट आई, उसमें ऐसा नाम आया जो सबको हैरान कर रहा है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन जिस वक्त लाल किले के ब्लास्ट की बात हो रही है, उसी वक्त पाकिस्तान में भी एक कबूलनामा सामने आया, जिसमें वहां के नेता और मंत्री कह रहे हैं कि वो तो आतंकी हाफिज सईद जैसे आतंकियों के गुलाम हैं। इस कबूलनामे के बारे में भी आज आपको बताऊंगा। आतंकियों का गुलाम बने हुए पाकिस्तान में क्या गदर मच गया है, इमरान खान की मौत को लेकर क्या खबर है, पीओके को लेकर क्या खबर है, इस सब के बारे में बताऊं। पहले झलक देखिए। ना बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजेगी। हमने पूरे कश्मीर को छुड़ाना है, आजाद करवाना है। तुम्हारे पास बहुत बोलिए, चला लो तुम। याद रखो, इंशाअल्लाह फतह हक की हो करके रहेगी। तो यानी आज बहुत कुछ बात करने को है, लेकिन सबसे पहले बात, पिछले साल नवंबर में दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने टेरर ब्लास्ट पर हुए बड़े खुलासे की। 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास एक गाड़ी में धमाका हुआ था। कई लोगों की जान चली गई थी। एनआईए की जांच में इस ब्लास्ट के पीछे खूंखार आतंकी संगठन अल कायदा का हाथ सामने आया था। और एनआईए की इस जांच पर अब संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट में लाल किला ब्लास्ट के लिए AQIS यानी अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जिम्मेदार बताया गया है।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आतंकी संगठन बड़े संगठित समूह के बजाय छोटे छोटे स्लीपर सेल्स के जरिए आतंकी हमले करवा रहा है। यूएन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अलकायदा बांग्लादेश के जरिए भारत में पैठ बनाने की साजिश में जुटा हुआ है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान में इस आतंकी संगठन की मौजूदगी और बांग्लादेश में बढ़ती एक्टिविटीज पर गंभीर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में AQIS और पाकिस्तान में एक्टिव दूसरे आतंकी संगठनों के बीच संबंधों पर भी निगरानी की जरूरत बताई गई है। पाकिस्तान और उसकी गोद में पल रहे आतंकी संगठनों से अलर्ट रहना क्यों जरूरी है, यह पाकिस्तान के गृह मंत्री रह चुके एक नेता ने खुद दुनिया को बता दिया। पाकिस्तान के गृह मंत्री रह चुके शेख रशीद ने खुद को आतंकी हाफिज सईद का गुलाम बता दिया। उनके इस बयान ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी और दुनिया को बता दिया कि आतंकवाद और आतंकियों से पाकिस्तान का कितना गहरा रिश्ता है। जो आतंकी हाफिज सईद भारत में हुए मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित है, पाकिस्तान या पूर्व मंत्री उस आतंकी हाफिज सईद को अपना आका बता रहा है, बिना किसी झिझक के बता रहा है। और उसके मोबाइल में आतंकी हाफिज सईद का नंबर मिलने पर अमेरिका ने कैसे उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया था, यह भी बता रहा है। सुनिए पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री को। मैं तो सिर्फ एक ही बात, हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूं। मैं हाफिज सईद साहब की वजह से सारी मेरे टेलीफोन में से हाफिज सईद साहब का नंबर निकल आया अमेरिका में, और उन्होंने मुझे अमेरिका से निकाल दिया कि हाफिज सईद का नंबर इस बंदे के फोन में से निकला है। आप मुजाहिद लोग हैं, अजीम लोग हैं, आपने अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं इस पाकिस्तान के लिए, और हम भी इंशाअल्लाह ताला हाफिज सईद साहब के साथ हैं। यानी पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद खुलकर कह रहे हैं कि वो हाफिज सईद के साथ हैं। ये सारी बातें किसी सीक्रेट मीटिंग में भी नहीं हो रही हैं। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुलासा किया उन्होंने। और पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसके मंच पर लश्कर के खूंखार आतंकी बैठे नजर आए। इस तस्वीर को देखिए, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री की एक तरफ लश्कर का आतंकी खालिद मसूद संधू बैठा नजर आ रहा है, और जो लश्कर की पॉलिटिकल विंग का चीफ है। वहीं पूर्व मंत्री की दूसरी तरफ लश्कर का आतंकी कारी मोहम्मद यूसुफ शेख बैठा दिख रहा है, जिसे अमेरिका तक ने साल 2012 में आतंकी घोषित किया हुआ है। यह लश्कर में नए आतंकियों की भर्ती का काम देखता है। खुले मंच पर ये लोग बैठे हुए हैं, हाफिज सईद की तारीफ हो रही है, हाफिज सईद को महान बताया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रहा है। आप देखिए कि हाफिज सईद के आतंकियों के साथ बैठे पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने कैसे हाफिज सईद को खुश करने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगला और कहा कि वो अब भी आतंकी हाफिज सईद के साथ खड़ा है। इंशाअल्लाह ताला नेस्तो नाबूद कर देंगे। अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा, ना चिड़ियां चहकेंगी हिंदुस्तान में, ना बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजेगी, और ना ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा काम हो सकेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जाए। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हाफिज सईद साहब के साथ हैं। अपना देश चल नहीं रहा है, ये बता रहे हैं कि भारत में ये होगा, भारत में वो होगा। हाफिज सईद का नाम लेकर भारत को गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान के इस पूर्व मंत्री की कुंडली भी आपको बता देता हूं। शेख रशीद इमरान खान की सरकार में पाकिस्तान का गृह मंत्री रह चुका है। साल 2020 से 2022 के बीच शेख रशीद पाकिस्तान सरकार में मंत्री रहा। इमरान खान के करीबी माने जाने वाला शेख रशीद पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी आवामी मुस्लिम लीग का फाउंडर भी है। खुद को हाफिज सईद का गुलाम बताने वाला पाकिस्तान का पूर्व मंत्री शेख रशीद भले ही आतंकियों को खुश करने के लिए भारत को खोखली धमकी दे रहा है, लेकिन अंदर से वो भी जानता है कि वो और उसका पाकिस्तान भारत का क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की पिटाई पूरी दुनिया देख चुकी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में कैसे भारत का खौफ फैला हुआ था, इसका खुलासा खुद मुनीर की सेना के एक अफसर ने कर दिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर कमांडोर खालिद चिश्ती ने कबूला है कि भारत के राफेल फाइटर जेट्स के डर से पाकिस्तान ने अपने सबसे घातक माने जाने वाले F-16 फाइटर जेट्स को उड़ाने की हिम्मत ही नहीं जुटाई। इसकी वजह राफेल फाइटर जेट्स पर लोड की हुई मेटियोर मिसाइल्स की लंबी रेंज और सटीक निशाना था, जो 120 से 200 किलोमीटर तक टारगेट को पलक झपकते ध्वस्त करने का दम रखती है, जबकि पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स में लगी मिसाइल की रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर थी।
पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसर के मुताबिक यह अंतर इतना बड़ा था कि पाकिस्तानी पायलट्स यह मान चुके थे कि वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही राफेल का निशाना बन जाएंगे, तो इन्होंने अपना F-16 छुपा दिया। यह पाकिस्तान की सेना के लोग बता रहे हैं। आप देखिए कि भारत के डर से मुनीर ने जिस F-16 की फ्लीट को छुपा दिया था, उन्हीं F-16 से उसकी एयरफोर्स अपने लोगों पर हवाई हमले कर रही है। दरअसल 11 अगस्त को बलूचिस्तान के कई इलाकों में लोगों ने पाकिस्तान से आजादी का जश्न मनाया, जमकर आतिशबाजी की। बलूचिस्तान की आजादी के जश्न से मुनीर बुरी तरह बौखला गया और इसी बौखलाहट में मुनीर ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक करवा दी। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने F-16 फाइटर जेट्स की मदद से बलूचिस्तान में बम बरसाए हैं। इस एयर स्ट्राइक में मासूम बच्चों और महिलाओं समेत 30 लोगों से ज्यादा की मौत होने का दावा किया जा रहा है। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन लोगों ने आजादी का जश्न मनाया, उस रात बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में रात भर हवाई हमले किए गए। मुनीर की एयर स्ट्राइक के विरोध में आज बलूचिस्तान के कई शहरों में बंद का ऐलान किया गया। बंद के दौरान मुनीर की सेना बंद पड़ी दुकानों के ताले तोड़ती भी नजर आई। इसके बाद बलूचिस्तान के कई इलाकों में बलोच आर्मी ने मुनीर की सेना पर घात लगाकर हमले भी तेज कर दिए। बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान सरकार और मुनीर की सेना किस तरह बर्बरता कर रही है, यह सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। इस बीच वर्ल्ड बैंक की एक चिट्ठी ने पाकिस्तान की छीछालेदर करा दी। इस चिट्ठी ने बताया कि पाकिस्तान सरकार कैसे बलूचिस्तान के लोगों के अधिकारों को रौंद रही है। दरअसल बलूचिस्तान में पिछले साल आई विनाशकारी बाढ़ के बाद लाखों लोग बेघर हो गए थे। वर्ल्ड बैंक ने ऐसे लोगों के घर बनाने के लिए अरबों रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, लेकिन शहबाज शरीफ और मुनीर की नजर बलूचिस्तान के लिए आई वर्ल्ड बैंक की इस फंडिंग पर टिक गई। भाई वो तो उनको जहां से पैसा मिले लूट लेना है। पाकिस्तान सरकार ने बिना वर्ल्ड बैंक की मंजूरी के इस प्रोजेक्ट का पैसा डाइवर्ट कर दिया। इसका खुलासा होने पर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। वर्ल्ड बैंक ने चिट्ठी लिखकर दो टूक कर दिया कि पाकिस्तान सरकार का यह फैसला बेहद खतरनाक है। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट में हुए घोटाले से जुड़ी पूरी डिटेल तुरंत जमा करने का अल्टीमेटम दिया है। यह तो पाकिस्तान का हाल है। मुनीर और शहबाज की इन्हीं हरकतों की वजह से आज पूरे देश में उनकी थू-थू हो रही है। पूरे पाकिस्तान में हो रहे विरोध के बीच पीओके में मचा बवाल अलग ही लेवल पर चला गया है। मुनीर की सेना की बर्बरता के खिलाफ पीओके की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ पीओके की आजादी की मांग उठ रही है। बड़ी संख्या में लोग रैलियां कर रहे हैं, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। जिस तरह पीओके में मुनीर की सेना की बर्बरता जारी है, निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, उसके विरोध में पीओके के लोग पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हर शहर, हर गली में लोग सड़क पर उतर गए। पीओके के लोगों ने मुनीर की सेना और पाकिस्तान सरकार से दो टूक कह दिया है कि आजादी मिलने तक उनका आंदोलन नहीं रुकेगा, भले ही मुनीर की सेना की गोलियां खत्म हो जाएं। इसी बीच मुनीर ने एक नई आफत और आ गई है उसके लिए, जिससे पाकिस्तान में गदर मच जाएगा, क्योंकि जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की खबर फिर फैल गई। इसके बाद पाकिस्तान के कई शहरों में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने गदर काट दिया। दरअसल इमरान की मौत की खबर एक पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत सईद खान के एक वीडियो से उड़ी। पत्रकार ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना के 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने इमरान खान की स्थिति को लेकर गंभीर आशंका जताई है और उन्हें डर है कि शायद इमरान अब जिंदा नहीं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। सीनियर जीएचक्यू बेस्ड ऑफिसर्स ने 3 ऑफिसर्स ने अलग अलग तरीकों से ये इजहार किया है that Imran Khan is no longer with us, and that is the reason why the Pakistan Army and the Army Chief are keeping him from the rest of the country. This is serious. पाठशाला में वक्त है अब अगले अध्याय का। गर्मी बढ़ेगी, पानी की किल्लत होगी, मोबाइल लैपटॉप का डेटा देशों में आग लगा देगा क्या? एआई वाली दुनिया का सबसे बड़ा खतरा, डेटा के चक्कर में इंसान निपट जाएंगे क्या? अब इसका अध्याय। भारत में डिजिटल क्रांति नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहे डिजिटल इकोसिस्टम को लीड कर रहा है और एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी के साथ एआई से जुड़े खतरे भी दुनिया के सामने आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सबसे जरूरी होता है डेटा सेंटर। आप इंटरनेट पर जो भी सर्च करते हैं, जो भी कंज्यूम करते हैं, वो सब इसी डेटा सेंटर में स्टोर होता है।
डेटा सेंटर को ही पहले के समय में मेन फ्रेम कहा जाता था, जहां सब कुछ स्टोर होता है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के मैसिव डेटा सेंटर बने हुए हैं दुनिया भर में, और ये लगातार बन रहे हैं दुनिया भर में। डिजिटल वर्ल्ड और इंटरनेट के लिए डेटा सेंटर बहुत जरूरी है, लेकिन डेटा सेंटर के साथ कुछ बैकड्रॉप्स भी है। ये बहुत ज्यादा बिजली, पानी कंज्यूम करते हैं, भयंकर हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, ये कहा जा रहा है। इसी वजह से जहां डेटा सेंटर बन रहे हैं वहां के लोग इसका विरोध करने लग जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि डेटा सेंटर की वजह से तापमान बढ़ जाएगा, डेटा सेंटर की वजह से पानी की दिक्कत हो सकती है, लोगों को लग रहा है डेटा सेंटर से बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है, इसकी वजह से पर्यावरण पर असर पड़ेगा, यह भी आरोप लग रहा है। यह सारी चिंताएं दुनिया भर में लोग जता रहे हैं और भारत में भी लोग अब ऐसी चिंता लेकर सामने आ रहे हैं। भारत में भी तेजी से डेटा सेंटर इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। आज डेटा सेंटर और एआई के बारे में कंप्लीट अध्याय आपके लिए लेकर आया हूं। जरूरी होने के बाद भी लोग विरोध क्यों कर रहे हैं इसका, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सच क्या है, बताऊं उससे पहले इस खबर की एक झलक देखिए। हर डिजिटल एक्टिविटी, चाहे इंटरनेट हो या फिर पैसों का लेन देन हो, क्लाउड स्टोरेज हो, सभी के लिए डेटा सेंटर जरूरी होता है। मतलब डेटा सेंटर जैसे आपके घर में अलमारी है, आप सामान रखते हैं तो डेटा कहीं तो रखाएगा, तो उसके लिए डेटा सेंटर बनता है। दुनिया भर में बनता है, भारत में भी तेजी से डेटा सेंटर डेवलप हो रहे हैं। इसी के साथ डेटा सेंटर के विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। खास बात यह है कि पब्लिक डेटा सेंटर का विरोध नहीं कर रही, बल्कि इसकी लोकेशन को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। मुंबई के ठाणे में अमेजॉन का विशाल डेटा सेंटर बनना है, इसके लिए लोकेशन तय हो गई, लेकिन ठाणे के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ठाणे के लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर इसका प्रोटेस्ट किया। लोगों का कहना है कि डेटा सेंटर की वजह से पर्यावरण पर असर पड़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, पानी की कमी हो जाएगी। ठाणे के लोगों को दिक्कत डेटा सेंटर से नहीं बल्कि उसकी लोकेशन से है। आप ये तस्वीरें देखिए, ठाणे में जहां डेटा सेंटर बनना है उसके चारों तरफ रेजिडेंशियल इमारतें हैं, कई गांव हैं, आसपास स्कूल और ऑफिसेज हैं। पब्लिक कह रही है कि डेटा सेंटर की लोकेशन को कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। अमेजॉन डेटा सेंटर ठाणे के बालकुम इलाके में प्रस्तावित है। डेटा सेंटर करीब 53 एकड़ जमीन पर बनने वाला है। डेटा सेंटर की लागत करीब 47,000 करोड़ रुपए है। लोग कह रहे हैं कि यह डेटा सेंटर के लिए सही जगह नहीं है। लोगों को डर लग रहा है कि इससे इलाके में गर्मी ना बढ़ जाए। बिजली की खपत और भयंकर शोर को लेकर भी लोग चिंतित हैं। ठाणे के लोकल्स को यह सारी टेंशन है क्योंकि दुनिया भर में इसी तरह की बातें सामने पहले आई हैं। हालांकि अमेजॉन ने इन सारी चिंताओं को दूर किया और भरोसा दिलाया कि डेटा सेंटर से गर्मी नहीं बढ़ेगी, पानी की कमी भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि डेटा सेंटर को लेकर प्रोटेस्ट सिर्फ भारत में हो रहा है। डेटा सेंटर्स के विरोध में अमेरिका में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अमेरिका के जॉर्जिया में तो एक के बाद एक डेटा सेंटर बन रहे हैं। लोगों का कहना है कि डेटा सेंटर रेजिडेंशियल इलाकों में बन रहे हैं अमेरिका में, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डेटा सेंटर बनने के दौरान कंस्ट्रक्शन का शोर, दिन रात आवाज आना, रात को भी रोशनी में काम होता है, पोल्यूशन होता है, और सबसे बड़ी बात यह कि डेटा सेंटर बनने के बाद इलाके में गर्मी बढ़ने की भी आरोप लगते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे तैसे इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे डेटा सेंटर बनते जा रहे हैं। हजारों लाखों चिप्स एक साथ काम करती हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी हीट जनरेट होती है, और यही डेटा सेंटर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बताया जा रहा है। इसी वजह से रिहायशी इलाकों में डेटा सेंटर का विरोध वर्ल्ड वाइड हो रहा है। डेटा सेंटर को लेकर मुख्य तौर पर 3 चिंताएं। एक, कि बिजली की बहुत ज्यादा खपत होगी, जिससे एनर्जी ग्रिड पर दबाव बढ़ेगा। ज्यादा बिजली के इस्तेमाल से गर्मी पैदा होती है, इसे ठंडा रखने के लिए वाटर कूलिंग सिस्टम होता है, यानी बिजली और पानी दोनों की खपत बढ़ जाएगी। डेटा सेंटर में बैकअप के लिए बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं, जिससे वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है, यह भी आरोप लगता है। डेटा सेंटर किस लेवल पर हीट जनरेट करते हैं, यह आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने 20 साल के टेम्परेचर डेटा और बड़े एआई डेटा सेंटर की लोकेशन का विश्लेषण किया, और जो जानकारी मिली इस रिसर्च के मुताबिक एआई डेटा सेंटर्स आसपास की जमीन को गर्म कर रहे हैं। यह गर्मी दुनिया भर में 34 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। डेटा सेंटर चालू होने के बाद आसपास के इलाकों में तापमान 2 डिग्री तक बढ़ जाता है। डेटा सेंटर की वजह से करीब 10 किलोमीटर के इलाके में तापमान बढ़ता है। कई मामलों में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।
डेटा सेंटर की वजह से गर्म हो जाने वाले इलाकों को हीट आइलैंड कहा जाता है। यानी डेटा सेंटर की वजह से आसपास के इलाकों में तापमान 9 डिग्री तक बढ़ सकता है। आप सोचिए 40 डिग्री की गर्मी में आप परेशान हो जाते हैं। 30 डिग्री का तापमान जो है वो फिर भी ठीक लगता है। तो डेटा सेंटर की वजह से 30 डिग्री का तापमान किसी इलाके में अगर बढ़कर 35, 36, 40 हो जाए तो वहां के लोग परेशान होंगे। हालांकि जो डेटा सेंटर बना रहे हैं उनका कहना है कि नहीं भाई, हम उसको ठीक करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, कूल रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरफ से तर्क है। अब चूंकि टेक्नोलॉजी है, दुनिया आगे बढ़ रही है, तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, डेटा सेंटर की जरूरत तो होगी। अब बीच का रास्ता क्या है कि पानी इस्तेमाल हो तो पानी खर्च जो है वो लिमिट किया जाए, तापमान ना बढ़े, ये देखना होगा, वरना दिक्कत जो है वो लोगों को भी है, कंपनी वक्त है। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट, ऐसा क्यों बॉस। स्मार्ट वॉच का कॉन्सेप्ट ज्यादा पुराना नहीं है। स्मार्ट वॉच समय बताने के साथ साथ आपकी हेल्थ भी मॉनिटर कर लेता है। भाई आप हाथ में पहने हुए हैं लेकिन हार्ट रेट देख लेता है, कितना सोए हैं ये बता देता है। ऐसा क्यों बॉस, ऐसा कैसे कर पाता है वो। इसके पीछे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली तकनीक है PPG, यानी फोटो प्लेथाइस्मोग्राफी। स्मार्ट वॉच के पीछे हरी लाइट आपके हाथ की त्वचा पर पड़ती, दिल धड़कता है तो कलाई की छोटी नसों में खून की मात्रा बढ़ती घटती है। खून ज्यादा होने पर ज्यादा हरी रोशनी एब्जॉर्ब होती है, जिससे सेंसर तक कम रोशनी वापस पहुंच पाती है। खून कम होने पर सेंसर तक ज्यादा रोशनी आती है। स्मार्ट वॉच इसी बदलाव को मापकर अंदाजा लगाती है कि आपका दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। कुछ महंगी स्मार्ट वॉच में ECG सेंसर भी होता है। यह रोशनी की जगह दिल से निकलने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मापता है। इर्रेगुलर हार्ट रिदम्स पहचानने में भी मदद कर सकता है। हाथ की ज्यादा मूवमेंट, सेंसर का सही कांटेक्ट न होने से रीडिंग प्रभावित भी होती है। स्मार्ट वॉच उपयोगी तो है लेकिन मेडिकल टेस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है। इसी तरह से स्मार्ट वॉच आपकी नींद का भी पता लगा लेता है। स्मार्ट वॉच नींद को सीधे नहीं देख पाता, अलग अलग सिग्नल से अनुमान लगाता है। आपकी मूवमेंट, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ऑक्सीजन को मापती है और फिर सबको जोड़कर नींद का पैटर्न बनाती है। हार्ट रेट की ही तरह नींद का पैटर्न भी मेडिकल टेस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है। अस्पताल में ब्रेन वेव्स, आंखों की मूवमेंट, ब्रीदिंग और मसल्स भी मापे जाते हैं, इसलिए वो ज्यादा एक्यूरेट होती हैं। पर आपकी स्मार्ट वॉच ये जो हरी हरी रोशनी छोड़ती है उससे क्या करती है, आज आपको इसके बारे में बता रहा था। आज के लिए पाठशाला में इतना ही।